हे गाइस, हाल ही में मैंने एक बंगाली हॉरर सीरीज देखी है जिसका नाम है रॉक द फॉलोक। और ये सीरीज बुद्धिस्ट तंत्र पर बेस्ड है। बुद्धिज्म में एक सेक्ट होता है वज्रयाना बुद्धिस्ट, और ये लोग तंत्र साधना वगैरह करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बिना देरी किए कहानी पर आते हैं। तो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1000 साल पहले, जिसमें हम एक मॉन्क को देखते हैं जो साधना कर रहे थे। तभी उनके एक शिष्य वहां आते हैं और कहते हैं, क्षमा गुरुदेव, आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए, लेकिन बाहर कुछ गांव वाले अपनी समस्या लेकर आए हैं। फिर गांव वाले कहते हैं कि रक्षा कीजिए प्रभु, वज्रकेतु और उनके लोगों ने हमारी बेटियों का अपहरण कर लिया है और मोनिस्ट्री में ले गया है। गाइस, ये जो वज्रकेतु है वो एक पावरफुल तांत्रिक है जिसका सामना ये लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये मॉन्क की हेल्प के लिए आए थे। वज्रकेतु इन्हीं का शिष्य था, लेकिन वो गलत उपयोग कर रहा था अपनी शक्तियों का और ज्ञान का। यहाँ मोनिस्ट्री में वज्रकेतु अपनी तांत्रिक साधना कर रहा था और मॉन्क आते हैं और कहते हैं, वज्रकेतु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुमने गांव की लड़कियों का अपहरण किया है? तब वज्रकेतु कहता है कि हाँ, मैंने अपहरण किया है। और मॉन्क फिर पूछते हैं, कहाँ है वो लोग? तो वो कहता है, आप उनकी चिंता मत कीजिए गुरुदेव, वो अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। तो मॉन्क कहते हैं कि क्या मतलब? तो वो कहता है कि भगवान हेरुका की चरणों में, और किसी और पॉइंट करता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर उन लड़कियों के कटे हुए सिर रहते हैं, और जब मॉन्क ये देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और वहीं अचानक भगवान हेरुका की मूर्ति चमकने लगती है। गाइस, मैं बता दूं, यहाँ भगवान हेरुका भगवान बुद्ध के ही तांत्रिक रूप हैं। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम बंगाल के बेलूर घाट में एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम तितली होता है, और उसके चाचा होते हैं सुबो, जो मालदा जिले में एक प्लॉट को देखने जा रहे थे और जो बहुत सस्ता था। इसलिए वो रिक्शा वाले से पूछते हैं कि प्लॉट इतना सस्ता क्यों है, कोई कोर्ट कचहरी वाला चक्कर है? तो इस पर रिक्शा वाला कहता है कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। लोग कहते हैं कि वो जगह भूतिया है, इसलिए सस्ते में निकाल रहे हैं। अब सुबो तो भूत वगैरह में मानता नहीं था, तो वो कहता है चलो बढ़िया है, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। इधर बेलूर में हम तितली की मम्मी उर्मी को देखते हैं, जो कि बहुत ही पूजा पाठ करती थी और ठाकुर जी की भक्त थी, लेकिन उनके पैरों में प्रॉब्लम होने की वजह से पूजा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पूजा वाला रूम ऊपर था और सीढ़ियां वो चढ़ नहीं पाती थी, और घर पर कोई पूजा करता भी नहीं था, और ठाकुर जी की पूजा रुकनी भी नहीं चाहिए, इसलिए वो अपने मेट से करवा लेती थी। तो उसकी तरफ से कोई भी चढ़ावा चढ़ा देती थी और पूजा कर देती थी। लेकिन अब उसे 4 दिन की छुट्टी चाहिए थी, उसे अपने गांव जाना था। पर उर्मी कहती है कि अरे, तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा? तो उसकी मेट कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने लता से कह दिया है, तो वो सब कुछ कर देगी। उर्मी कहती है चलो ठीक है, लेकिन जाने से पहले गार्डन को साफ कर देना। तो वो कहती है ठीक है, और गार्डन साफ करने के लिए जाती है। वहां उसे भगवान हेरुका की वही मूर्ति दिखती है, तो उसको वो उठा लेती है और उर्मी को दिखाने के लिए लाती है। लेकिन अभी तो उर्मी नहा रही थी, तो फिर ये मूर्ति ले जाकर वो पूजा वाले रूम में ही रख देती है और वो चली जाती है। और तभी हम देख पाते हैं कि फिर से मूर्ति चमक रही थी। दूसरी तरफ सुब्बू अभी रास्ते पर ही था, लेकिन अचानक रिक्शा रुक जाता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ? तो रिक्शा वाला बताता है कि खराब हो गई है शायद। वो कहता है अरे यार, क्या मुसीबत है? तो रिक्शा वाला कहता है कि आप परेशान मत होइए, बस ये प्लॉट आगे ही है, जंगल है ना, वहां से सीधे चले जाइए। फिर सुब्बू कहता है चलो ठीक है, तो वो जाने लगता है। जंगल को पार करते हुए देखते देखते जाता है और अंधेरा भी हो जाता है। तभी अचानक वहां सुब्बू को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है, चले जाओ यहाँ से। तभी वो पीछे पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इसे लगा कोई प्रैंक कर रहा है डराने के लिए। और तभी जमीन से एक भूतिया हाथ बाहर आता है और सुब्बू के पैर को पकड़कर खींचने लगता है, और सुब्बू बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगता है। तभी वहां हम एक तांत्रिक को देखते हैं, कृष्ण नंदा मोइत्रो। यहाँ पर मोइत्रो कोई मंत्र पढ़ते हैं जिससे भूत सुब्बू को छोड़ देता है और सुब्बू बच जाता है।
फिर मोहित्रो अपनी शक्ति से पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। फिर वो यहाँ पर पुलिस को बुलवाते हैं और जगह की खुदाई करवाने के लिए कहते हैं, और तभी हमें वहां पर एक कंकाल दिखती है, किसी लड़की की होती है। तो मोहित्रो बोलते हैं कि यहाँ पर किसी लड़की की आत्मा है जो मुक्त नहीं हुई है, अभी तक भटक रही है। जबकि पुलिस को तो इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी और ना ही उनके पास कोई मिसिंग रिपोर्ट आई थी। ये राज हमेशा राज ही रह जाता अगर मोहित्रो यहाँ नहीं आते। इनफैक्ट वो तो उसकी कातिल का भी एड्रेस बता देते हैं ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उसको न्याय दिला सके। इसके बाद मोहित्रो चले जाते हैं। यहाँ सुब्बू मोहित्रो के काम से इम्प्रेस थे और वो पुलिस से पूछते हैं कि ये कौन थे। तो ऑफिसर कहते हैं कि चलिए हॉस्पिटल में ही बताता हूँ। वो लगभग 10 साल पहले आए हैं और एक पुराने से घर में रहते हैं जो उनका कोई पुश्तैनी घर है। लोग उनके बारे में अजीब अजीब सी बातें बताते हैं कि उनकी उम्र 400 साल है, और कोई कहता है कि ये इच्छाधारी है जो कोई भी रूप ले सकते हैं। लेकिन ये सब कितना सच है कितना झूठ वो मुझे नहीं पता। बस ये जानता हूँ कि वो बुरी शक्तियों से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपको किया। वैसे आप भाग्यशाली है कि उनसे मिल पाए। इधर दूसरी ओर बेलूर में हम तितली के पापा को देखते हैं जो अपना काम कर रहे थे। वहीं तितली की माँ उर्मी भी बैठी होती है। वो पूजा रूम नीचे बनवा दे ताकि पहले की तरह वो पूजा पाठ कर सके, लेकिन तितली के पापा तो अपने काम में ही व्यस्त थे, तो वो हाँ हूँ बस करे जा रहे थे। फिर वो कहते हैं कि तितली की पढ़ाई के लिए उसे कोलकाता भेज देते हैं। ये उर्मी कहती है कि वो पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, फोन में लगी रहती है, और क्या कलकत्ता भेजेंगे उसे। ऊपर से आप उसे फोन भी खरीद कर दे दिए हैं, दिन रात उसी में घुसी रहती है, पता नहीं क्या करते रहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम तितली को देखते हैं जो फोन में ही लगी होती है और अपने बीएफ सैमी से चैटिंग कर रही थी। इधर दूसरी ओर हम मोहित्रो को देखते हैं जो ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, और वो विजन में देखते हैं तितली के ही घर के सारे लोग मरे पड़े हैं, और वहीं तितली का भी सिर धड़ से अलग होकर वहीं पर पड़ा हुआ है। मोहित्रो ये सब देखते ही बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं और तुरंत अपने गुरुजी की आत्मा का ध्यान करते हैं जिसका नाम था महर्षि दीपांकर, जो कहते हैं कि समय आ गया है कि 1000 साल पहले इस श्राप को समाप्त करने का। दूसरी ओर सुब्बू को डिस्चार्ज मिल गया होता है और वो हॉस्पिटल से घर आता है, तो उर्मी उसे देखते ही घबरा कर कहती है कि ये सब कैसे हो गया, तुम तो प्लॉट देखने गए थे ना। सुब्बू कहते हैं कि लंबी कहानी है, बाद में बताता हूँ। वैसे रीमा कहाँ है? गाइस, रीमा उसकी वाइफ है। तो उर्मी बताती है कि वो तो शॉपिंग करने गई थी, पता नहीं अब तक कैसे नहीं आई है, उसे तो बहुत देर हो चुकी है। तब सुब्बू उसे कॉल करता है, तो रीमा कहती है कि उसे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पैदल ही घर आ रही है। तभी रीमा को फील होता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है और उसे फॉलो कर रहा है, और उसे अजीब अजीब आवाजें भी आती है जिससे वो बहुत डर जाती है। गाइस, यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है एंड फिर सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर 20 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। एक लड़का होता है और उसकी माँ जो अपने घर पर होते हैं, और इस लड़के का नाम होता है तेनिया, जो बहुत अजीब था। बाहर गली में कोई कुत्ता भौंक रहा था तो वो उस पर चिल्ला रहा था कि चुप, एकदम चुप। तो उसकी माँ कहती है, अरे चिल्ला क्यों रहा है, वो तो कुत्ता ही है, उसका तो काम ही है भौंकना, तू अपना काम कर। फिर वो किसी काम से बाहर आ गई थी और घर पहुंची तो तेनिया वहां पर नहीं था, तो वो उसे ढूंढते हुए गली के बाहर आई। तो वो क्या देखती है कि तेनिया ने उस कुत्ते को ही मार डाला था, और कहता है कि लो माँ, चुप करा दिया ना इसको। ये देखकर उसकी माँ सन्न रह गई, मैंने कैसे हैवान को पैदा कर दिया। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां मोहित्रो जाते हैं तितली के घर। तो सुब्बू उसे पहचान लेता है और कहता है, मोहित्रो जी आप बताइए कैसे आना हुआ। इतने में उर्मी और उसके हस्बैंड भी वहां आते हैं। तो सुब्बू उन्हें बताता है कि मोहित्रो जी ने ही मेरी जान बचाई है। तो वो दोनों उनका वेलकम करते हैं, और वहीं तितली और उनके दोनों बहनें भी आती हैं। तो तितली को देखते ही मोहित्रो को वो विजन याद आता है जिसमें तितली का कटा हुआ सर देखे थे। तभी उनको याद आता है कि यहाँ पर कोई और भी थी
जो यहाँ पर अभी नहीं है। तो वो पूछते हैं कि क्या कोई बाहर गया है, जिस पर सुब्बू बताता है कि उसकी पत्नी रीमा बाहर शॉपिंग पर गई हुई है। इधर दूसरी ओर रीमा को एक लड़की की आत्मा परेशान कर रही थी, जिससे डर कर वो यहाँ वहाँ भाग रही थी। तभी इतने में ही मोइत्रो और सुब्बू दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और सुब्बू रीमा को संभालता है क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी और कहती है कि वहाँ कोई है, जबकि सुब्बू को वहाँ कोई नहीं दिखता है। फिर वो लोग घर चले जाते हैं। इधर सीन चेंज होता है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो कोलकाता में होती है, जिसका नाम होता है माधुरी, जो सड़क पर इंतजार कर रही थी किसी कैब का, क्योंकि वो देर रात पार्टी से लौटी थी और उसे कोई कैब नहीं मिल रही थी। और तभी उसे अकेला देखकर एक लड़का गाड़ी रोकता है और कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, एनी प्रॉब्लम? तो माधुरी कहती है, अरे वो मैं काफी टाइम से कैब बुक करने की ट्राई कर रही हूँ बट कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस पर वो लड़का कहता है कि वैसे आप जा कहाँ रही है, जिस पर माधुरी कहती है बहाला। तो वहां पर फिर वो लड़का कहता है कि चलिए आपको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी वहीं पास में ही जा रहा हूँ। तो वो कहती है, थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगी। तो वो लड़का इंसिस्ट करने लगता है और इतने अच्छे से कोई बात करेगा तो अच्छा ही समझेगा ना। फिर क्या था, माधुरी उसकी बातों में आकर उस कार में बैठ जाती है और फिर बातचीत करते हुए ये लोग जाते हैं। इधर दूसरी तरफ बेलूर घाट में रीमा की तबीयत खराब थी, जिस पर सुब्बू कहता है कि अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस ब्लड प्रेशर गिर गया था, फिलहाल वो ठीक है, वो सो रही है तो उसे तुम लोग डिस्टर्ब मत करना और तुम लोग भी सो जाओ। इसके बाद तितली के पापा कहते हैं कि रीमा को जरूर हेल्यूसिनेशन हुआ होगा, तब उसे डॉक्टर के पास हम कल ले चलेंगे। तभी मोहित्रो कहते हैं कि इसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास है ही नहीं। कोई बुरी शक्ति आपके परिवार पर मंडरा रही है। लेकिन तितली के डैड इस सब पर यकीन नहीं करते थे। तो वो कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ और आप ये सब भूत प्रेतों की कहानी से मुझे डरा नहीं सकते। लेकिन उर्मी भूत प्रेत पे विश्वास करती थी और इधर सुब्बू भी पहले तो नहीं करता था, लेकिन अभी जो जंगल में कांड हुआ उसके बाद से वो ये सब पे यकीन करने लगा था। इसलिए ये दोनों कहते हैं कि एक बार इनकी बात सुन लीजिए। लेकिन तितली के डैड किसी की बात नहीं सुनते और मोइत्रो को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर मोइत्रो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, लेकिन आपको कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। इसलिए वो नंबर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरी ओर हम तितली को देखते हैं जो अपने बीएफ सैमी को मैसेज भेज रही थी, जिसका रिप्लाई उसे नहीं आ रहा था। तो इस पर वो परेशान हो जाती है और तभी वहां पर उसकी दोनों बहनें पढ़ाई कर रही थी। तो वो देखती है और वो तितली के पास आकर उसकी खिंचाई करने लगती है। अच्छा, तो बीएफ से बात हो रही है, हमें भी तो कुछ बताओ। इस पर तितली बोलती है कि अभी तक तो वो उससे मिली भी नहीं है, वो कोलकाता में रहता है और उससे वो फेसबुक पर मिली थी। इधर वो लड़का और माधुरी दोनों रास्ते पर ही थे और वो अपने बारे में कुछ कुछ उस लड़के को बता रही थी। लड़के के बारे में भी कुछ कुछ पूछती है। इधर तितली अभी भी फोन को लेकर बैठी थी और उसकी बहनें सो चुकी थी। तभी उसकी एक बहन जिसका नाम अंकिता है, वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है। फिर वो वॉशरूम जाती है और नल बंद करके वापस जा रही थी। तभी अचानक नल फिर से चालू हो जाता है। तो वो चौंक जाती है कि अभी तो बंद किया था, फिर कैसे चालू हो गया। तभी मिरर में उसे एक लड़की की भूत दिखाई देती है और दूसरी तरफ हम माधुरी को देखते हैं कि ये लड़का उसे किसी और रास्ते पर ले जा रहा है। तो जब माधुरी को ये एहसास होता है तो वो गाड़ी को रोकने को कहती है, मुझे यहीं उतरना है, गाड़ी रोक दो। लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है, जिससे माधुरी और भी घबरा जाती है। इधर बेलूर घाट में अंकिता वॉशरूम से घबराई हुई बाहर आती है और अपनी बहनों को बताती है कि बाथरूम में भूत है। दूसरी तरफ कोलकाता में वो लड़का गाड़ी रोक देता है और माधुरी बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि डोर तो लॉक है। तो वो कहती है डोर अनलॉक करो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी।
तो वो लड़का गाड़ी में ही उसका सिर पटक देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है और वो लड़का तितली के मैसेज का रिप्लाई करता है। यस गाइस, ये वही है तितली का बीएफ। अरे ये इस गुंडे को डेट कर रही है। फिर माधुरी को ले जाकर वो एक गोडाउन में बंद कर देता है। और गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि उसका काम यही है, पहले लड़कियों को फंसाना, किडनैप करना, फिर उसे पंजाब या बाहर बेच देना। और उसके 2 चमचे भी थे जो इसका साथ देते थे। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। एंड थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है 15 साल पहले से, जहां हम उसी लड़के तेनिया को देखते हैं जो सैमी ही है, जो बचपन से ही क्रिमिनल माइंड का था। और तब वो छुपकर औरतों का या लड़कियों का एमएमएस बनाता था और उसे बेचकर पैसे कमाता था। और अब वो गर्ल्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाता है और मासूम लड़कियों को फंसाकर उसे बेच देता है। अब इसका अगला टारगेट थी तितली। इधर नई मेड लता आकर घर को संभाल लेती है और उर्मी उसे पूजा के बारे में भी समझा रही थी। फिर क्या था, वो पूजा वाले रूम में जाती है और ठाकुर जी की पूजा करती है और साथ ही साथ उस मूर्ति की भी पूजा करती है। इधर उर्मी बैठे बैठे सो जाती है और तभी अचानक उसे तितली के रोने की आवाज आती है। तो वो जाती है तो देखती है कि तितली उस तरफ मुंह घुमाकर खड़ी थी और रो रही थी। उर्मी तो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, तो आवाज लगाती है कि क्या हुआ बेटा तितली, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। तो जब उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है तो पता चलता है कि वो तितली नहीं, कोई भूत है। और उर्मी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी और भागने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है वो कैसे भागती। तो उसी कोशिश में वो गिर जाती है, जिससे उसके सिर पर चोट आती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद उसे जैसे ही होश आता है तो वो सुब्बो को कहती है कि वो मोइत्रो को बुलाए। और मोइत्रो को तो इंतजार ही था, तो वो फौरन वहां पहुंचते हैं। जो भी उर्मी के साथ हुआ वो सब उन्हें वो बताती है। तब उस पर मोइत्रो कहते हैं कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ पर 3 लड़कियों से भी ज्यादा आत्माएं हैं जो हमेशा से यहाँ नहीं थी, उन्हें लाया गया है, उन्हें यहाँ इनवाइट किया गया है। फिर वो पूछते हैं कि क्या रिसेंट में कोई एशियंट सामान यहाँ पर लाया है, तो सभी मना करते हैं कि यहाँ पर तो कुछ ऐसा हमने किया नहीं है। यस गाइस, वो मूर्ति तो पुरानी मेड लाई थी ना, जिसके बारे में घर पर किसी को पता ही नहीं था। और वो तीनों लड़कियों से भी पूछते हैं तो वो भी नहीं बोलती है। तब मोइत्रो उनसे पूछते हैं कि क्या घर में कुछ अजीब देखा है, कुछ महसूस किया है। तब अंकिता उस वॉशरूम वाले इंसिडेंट को बताती है, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। तो ये लोग मोइत्रो को कुछ करने के लिए कहते हैं। यहाँ पर मोइत्रो को रीजन ही समझ नहीं आ पा रहा था कि ये आत्माएं कौन है, ये कहाँ से आई है और आखिर यहाँ लाया किसने है और ये चाहती क्या है। फिलहाल ये सबकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। फिर रात को तितली सैमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसे कोलकाता आने के लिए वो कह रहा था। और तो और भागकर शादी करने के लिए भी वो कहता है। तो तितली नर्वस हो जाती है कि इतनी छोटी सी बात नहीं है ये। तभी वहां पर मोइत्रो आकर अचानक से तितली को कहते हैं कि इस समय यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं है, तुम्हें डर नहीं लगता। तो तितली कहती है कि अंकल आपके होते हुए कैसा डर, वैसे भी भूत वगैरह तो मैं बिलीव ही नहीं करती। तो मोइत्रो कहते हैं कि तो तुम्हारी बहन और तुम्हारी चाची जो बोल रही हैं और तुम्हारी माँ ने जो भी कहा है, तुम उस पर भी विश्वास नहीं करती। तो तितली इस पर कहती है कि ये तो भ्रम है, जिससे हमें डर होता है वही हमें दिखने लगता है। और फिर कहती है कि ये सब आपका तंत्र मंत्र का क्या सीन है, कुछ होता भी है। तो मोइत्रो कहते हैं तंत्र मंत्र को जाने दो, लेकिन इससे बढ़कर भी एक चीज होती है जो है प्रेम। प्रेम ही तंत्र का सबसे शक्तिशाली रूप है। फिर कहते हैं कि बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। तो तितली वहां से चली जाती है और मोइत्रो अपनी मुट्ठी खोलकर वहां पे कुछ भभूत सा गिराते हैं, तो उससे वहां किसी खास एनर्जी का एहसास होता है। और इधर तितली मोइत्रो की एक लाइन को याद करती है कि प्रेम ही तंत्र का पावरफुल फॉर्म होता है।
वो अचानक बैग पैक करने लगती है और तभी उसकी दोनों बहनें भी वहां आ जाती है और कहती है कि दीदी कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं अपने प्यार के पास जा रही हूँ, कोलकाता। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वो एक अनाथ लड़का है और ऑर्फनेज में ही पला बड़ा है। मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं है। हमारे घर पर कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं भागकर शादी करने वाली हूँ और शादी के बाद यहाँ आऊंगी तो हमारे फैमिली भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो अंकिता इस पर कहती है कि दीदी क्या आप पागल हो गई हो? तो तितली उसे कहती है कि यही एक तरीका है। तो अंकिता कहती है कि नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप इतनी रात को अकेले जाओगे, आपको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मम्मी डैडी को क्या जवाब देंगे हम लोग? तो तितली कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सैमी ने सब तैयारी कर दी है, मुझे तो बस जाना है और अब मैं लेट हो रही हूँ तो ट्रेन भी निकल जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। तो अंकिता हाथ पकड़ लेती है कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। तो छोटी वाली भी कहती है कि मैं भी जाऊंगी और जिद करती है। तो तितली कहती है अरे यार, ये क्या नाटक है तुम दोनों का? तो अंकिता धमकी देती है कि आप अकेली जाओगी तो मैं अभी मम्मी पापा को बुलाती हूँ। तो इस पर वो सोच में पड़ जाती है। इधर सुबह होती है और रीमा पाती है कि तीनों लड़कियां घर पर नहीं होती है और मोइत्रो को पूजा रूम की घंटियां सुनाई देती है, जिस पर उन्हें कुछ अजीब फील होता है। तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर पूजा कौन कर रहा है, जिस पर उर्मी बताती है वो जो लता है उनकी नई मेड वो पूजा कर रही है ऊपर वाले रूम में। तब मोइत्रो वहां जाते हैं, वो वही मूर्ति देखते हैं और इधर रीमा बताती है कि तीनों लड़कियां अपने रूम में नहीं है, क्या आपको बताई है कि कहाँ गई है? तो उर्मी कहती है कि नहीं तो, और तितली को तो कॉल भी करती है बट उसका फोन नहीं लगता, जबकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसका फोन बंद आए। इधर मोइत्रो को ये सब गड़बड़ होने वाली वजह का पता चल जाता है मूर्ति को घर में देखते ही। गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस 5th एपिसोड की शुरुआत में हम सैमी की माँ माया को देखते हैं, जहाँ कुछ औरतें उनका मजाक बनाती हुई दिखती है उसके क्रिमिनल बेटे को लेकर, और उसकी बातों से भी पता चल रहा था कि उसे भी अपने बेटे से नफरत हो गई थी उसकी करतूतों को लेकर। और ये सब से वो शर्मिंदा होकर वापस से उसी रूम में आती है जहां पर हम एक मूर्ति की बॉक्स भी देखते हैं, उसी मूर्ति का बॉक्स जो पहले इसके परिवार के पास थी। और उसी श्राप के चलते माया की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। पहले सास ससुर, फिर पति गुजर गए। ऐसे बुरी स्थिति में भी अपने बेटे के साथ वो रह रही थी, लेकिन वो भी क्रिमिनल निकला। तो फिर हताश होकर माया खुदकुशी कर लेती है और वहीं शापित मूर्ति तितली के घर में है। मतलब अब ये फैमिली बर्बाद होगी। रीमा, उर्मी और सुब्बू अपने घर की बेटियों को लेकर बहुत चिंतित थे कि आखिर वो गई कहाँ। तभी मोइत्रो वहां मूर्ति लेकर आते हैं और पूछते हैं कि इसे कौन लाया। यहाँ जो भी हो रहा है उसकी वजह यह मूर्ति है। और सब हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार इसे घर में देखा था। और मोइत्रो बताते हैं कि उनके गुरुजी ने इस मूर्ति के बारे में बताया था जो शापित है और उन्हें इस मूर्ति में लगे शाप को हटाना है। तभी सुब्बू उन तीनों लड़कियों के बारे में मोइत्रो को बता देता है कि वो तीनों कहीं चली गई हैं, क्या आप उनका पता लगा सकते हैं? तो मोइत्रो कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं अभी उनका पता लगा देता हूँ, आप उनका कपड़ा ले आइए। इधर दूसरी ओर तीनों बहनें कोलकाता पहुंच चुकी थी, जहां सैमी कार लेकर आता है और उन्हें पिक करता है और फिर वो सब कार से कहीं जाने लगते हैं बातचीत करते हुए। और सैमी बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम दोनों भी आ गई, वरना शादी में कौन ही शामिल होता। फिर तितली बोलती है कि हाँ, शादी करने वाले हैं ना आज तो वो कहता है कि प्लान थोड़ा चेंज हो गया है, शादी हम कल करेंगे। तितली बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ मोहितर तंत्र साधना में बैठे होते हैं, जो उन लड़कियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई शक्ति थी जो उन्हें रोक रही थी और वो पता नहीं लगा पाते हैं और अपने गुरुजी का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि वो शापित मूर्ति मिल गई है, तो अब इसका शाप कैसे हटाना है। तो वो कहते हैं कि सही समय आने पर तुम्हें खुद ही इसका बोध हो जाएगा। फिर मोहित्रो उन लड़कियों के बारे में पूछते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि सभी का जवाब इस मूर्ति में छुपा है, जो होनी है उसे कोई भी टाल नहीं सकता, और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी मोहित्रो बाहर आते हैं
रीमा और उर्मी उनसे पूछती है कि वो लड़कियां कहाँ हैं, कुछ पता लगा? तो मोइत्रो उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटियों के गायब होने में किसी पावरफुल शक्ति का हाथ है जो मेरे ध्यान को भी भंग कर दे रहे हैं। अब ऐसा सुनकर उर्मी और रीमा रोने लगती है तो मोइत्रो कहता है कि शांत हो जाइए और धैर्य रखिए। तभी मोइत्रो कहते हैं कि आपने सोमपुर मोनेस्ट्री के बारे में कुछ सुना है क्या? तो सुब्बो कहता है कि मैंने दादाजी से सुना था कि हमारे फैमिली पहले बुद्धिस्ट हुआ करती थी और हमारे कोई पूर्वज उस मोनेस्ट्री के चीफ मॉन्क हुआ करते थे। तो मोइत्रो उनका नाम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नाम तो याद नहीं है। तब रीमा कहती है कि हाँ मुझे याद है, उनका नाम रत्नाकर शांति था। ये वही मॉन्क थे जिन्हें हमने बिगनिंग में देखा था। मतलब ये सब उन्हीं के वंशज है। फिर मोइत्रो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो वो सुब्बो के साथ नंदगिरी मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे थे और सुब्बो कहते हैं कि एक बात समझ नहीं आई कि श्राप की शुरुआत तो सोमपुर मोनेस्ट्री से हुई थी, तो हम नंदगिरी में करने क्या जा रहे हैं? तभी मोइत्रो बताते हैं कि सालों पहले ये सभी मोनेस्ट्री से नालंदा, सोमपुर, विक्रमशिला, नंदगिरी आपस में कनेक्टेड थी किसी अदृश्य शक्ति के कारण। मैं सोमपुर भले ही नहीं जा सकता लेकिन कोई और मोनेस्ट्री तो जा सकते हैं ना, जिससे कि कोई संबंध स्थापित कर सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सैमी तीनों लड़कियों को रेस्टोरेंट लेकर जाता है खाना खिलाने, जो कि पूरा खाली था। तो तितली को अजीब लगता है तो उससे पूछती है वो कि सैमी, ये पूरा रेस्टोरेंट खाली क्यों है? तो सैमी बताता है कि मैंने रेस्टोरेंट पूरा बुक किया है स्पेशली आप लोगों के लिए। तभी खाना खाने के बाद वो तीनों लड़कियां बेहोश हो जाती है क्योंकि सैमी ने खाने में कुछ मिला दिया था। दूसरी तरफ सुबो और मोइत्रो को जाते हुए हम देखते हैं कि रात हो गई है और वही तीनों लड़कियों का भूत उसे रोक लेता है। एक्चुअली गाइस ये वही तीनों लड़कियां थी जिनकी बलि वज्र केतु ने चढ़ा दी थी। पहले मोइत्रो को लगा कि ये हमें नुकसान पहुंचाने आई हैं, लेकिन फिर पता चला कि वो तो मोनेस्ट्री का सही रास्ता दिखाने आई थी। इधर हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां होश में आ गई है और वो किसी गोदाम में होते हैं। तभी तितली देखती है कि वहां पर गो लॉक कर दिया गया है, तो वो वहीं से सैमी सैमी करके आवाज लगाने लगती है। फिर वहां अचानक सैमी आ जाता है, वो खुश हो जाती है। अच्छा हुआ सैमी तुम आ गए, वैसे गेट क्यों बंद था और तुम कहाँ गए थे? वो प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो कुछ भी समझ नहीं पाती है। भी सैमी उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देता है और बोलता है कि ज्यादा शोर मत मचा। तब ये समझती है कि अरे हमारा तो किडनैप हो गया। फिर वो गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। तब सैमी कहता है कि घर तो नहीं जा सकती अब तुम, तो तुम अब जाओगी सीधे पंजाब। ये लोग को मैं भेजूंगा दुबई क्योंकि ये लोग थोड़े यंग हैं, ज्यादा पैसे मिलेंगे। तब तितली को समझ आया कि वो बहुत बुरा फंसी है और वो अपनी बहनों को भी फंसा डाली। इधर मोइत्रो उन भूतों के बताए हुए रास्ते में आगे बढ़ रहे थे और तभी सुब्बो को वो बताते हैं कि देखो वो लड़कियां ही जानती होगी कि उनके साथ क्या घटित हुआ होगा। तभी वो नहीं चाहती कि आपके घर की लड़कियों के साथ कुछ वैसा हो, इसलिए शायद कुछ बताना चाहती थी। उनका इरादा कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वरना कब का कर दे। वो तो बस वार्न कर रही थी कि खतरे से सावधान हो जाओ। कुछ देर में वो दोनों मोनेस्ट्री पहुंच जाते हैं, लेकिन मोइत्रो बस रुकते हैं, वो को वापस भेज देते हैं। दूसरी ओर वो तीनों गुंडे पार्टी कर रहे थे क्योंकि वो एक को फंसाने के प्लान किए थे और यहाँ पर तीन लड़कियां चंगुल में फंस गई थी। इधर दूसरी ओर मोइत्रो उस मूर्ति के साथ तांत्रिक साधना कर रहे थे, जिनका इफेक्ट दूसरी ओर सैमी पर भी पड़ रहा था और उसे कुछ कुछ विजन आते थे जिसमें वो एक तांत्रिक के रूप में है। यहाँ पता चलता है कि ये वज्र केतु का ही पुनर्जन्म होता है, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं था। तो दोस्तों फोर्थ एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है और फिफ्थ एपिसोड में मोइत्रो सोमपुर मोनेस्ट्री से संबंध स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वो पता करते हैं कि 1000 साल पहले आखिर हुआ क्या था। तो वो देखते हैं कि वज्र केतु तीन लड़कियों का अपहरण करके लाया और मॉन्क उन्हें बचाने गए, तो उनकी बलि वो पहले ही चढ़ा चुका था। फिर मॉन्क पूछते हैं कि आखिर तुमने उन्हें क्यों मारा? तो वो बताता है कि वो कोई खास तांत्रिक साधना कर रहा है जो उसे अमर बना देगा, जिससे मॉन्क को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे श्राप दे देते हैं
कि हर 100 साल में उसकी पीढ़ी में राक्षस प्रवृत्ति का कोई जन्म लेगा और आने वाले 1000 साल तक उसकी पीढ़ी सफर करेगी और ये मूर्ति भी उसके ही परिवार के पास रहेगा और 1000 साल बाद ये फिर से जन्म लेगा और जिस दिन ये मूर्ति गायब होगी उसी दिन से इसका अंत निकट होगा। फिर मोहित्रो सैमी के घर जाते हैं तो उन्हें ताला लगा हुआ मिलता है। उस ताले को छूकर वो पता लगाते हैं कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। तभी वहाँ एक औरत बताती है कि सैमी की माँ यहाँ अकेले रहती थी और कुछ दिन पहले ही वो खुदकुशी कर ली। इधर सैमी एक नई लड़की के साथ रेस्टोरेंट में होता है जो कि हीरोइन बनना चाहती थी और उसे ये झांसा देकर फंसा रहा था। तभी सैमी को उस लड़की की जगह भूत दिखने लगती है। वो परेशान होने लगता है। फिर वो उस लड़की को चिल्ला देता है कि गेट आउट, यहाँ से चले जाओ। वो लड़की भी कंफ्यूज हो जाती है कि इसको आखिर हुआ क्या। फिर वो वहां से चली जाती है। मतलब वो आत्मा उस लड़की को इससे बचा ली। और इधर सैमी के दोनों साथी लड़कियों के पास खाने की प्लेट को वापस लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो 2 ही प्लेट है। वो तितली के पास जाता है तो तितली वो प्लेट निकालकर उस पर अटैक कर देती है और तीनों बहनें दोनों पर भारी पड़ जाती है और भाग जाती हैं। लकीली वहां पर एक पुलिस की वैन गुजर रही थी। ये हाथ दिखाकर रोक लेती है और सब कुछ बता देती है जो भी उनके साथ हुआ। पुलिस बोलते हैं कि घबराओ मत, अब तुम लोग सेफ हो। फिर गाड़ी में बैठाकर तीनों को वो लेकर जाते हैं और उसी रास्ते में एक गाड़ी गुजर रही होती है जिसमें मोहित्रो थे जो तितली और उनकी बहनों को मूर्ति की मदद से ढूंढ रहे थे। तो अचानक मूर्ति चमकती है तो ये गाड़ी रुकवाते हैं, लेकिन तब तक वो पुलिस जीप जा चुकी थी। इधर तितली और उसकी बहनों को वो पुलिस वाला किसी जगह ले आता है और फिर पता चलता है कि वो तो सैमी के ही पास लेकर आया है। गाइस, इट मीन्स वो भी मिला हुआ था। तो फिर तितली उससे गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बहनों को छोड़ दो। लेकिन इस बार सैमी उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता है। उसे कुछ अजीब सी शक्ति का एहसास होता है और फिर उसे विजन आने लगता है अपने पुनर्जन्म का। और फिर इस बार उसे सब कुछ याद आ चुका होता है। फिर क्या था, वो एक दुकान पर जाता है और वहां से वो चॉपर और लॉक को उठाकर ले जाने लगता है। तो दुकान वाले के पूछने पर वो अजीब तरीके से उसे घूर कर देखता है, बहुत भयानक तरीके से। फिर वो दुकान वाला कुछ नहीं बोलता। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं लास्ट एपिसोड में जिसमें सैमी पूरी तरीके से बन चुका है वज्रकेतु और उसे सब कुछ याद आ चुका है कि उसका असली मकसद क्या था और वो कर क्या रहा था, जबकि उसे तो अधूरा रिचुअल पूरा करना था। फिर क्या था, वो उसी रिचुअल की तैयारी करता है। दूसरी तरफ तितली के फैमिली पुलिस में उनकी मिसिंग रिपोर्ट कर देते हैं और पुलिस ने पता लगा लिया था कि लड़कियां ट्रैफिकिंग केस में फंस गई हैं और वो कोलकाता में है और तितली का फोन भी ट्रेस हो चुका है। तो उन्हें गोदाम वाली जगह का भी पता चल चुका है। ये सब रिपोर्ट वो कोलकाता पुलिस को फॉरवर्ड करते हैं। इधर कोलकाता पुलिस भी गोडाउन पर छापा मारने की तैयारी में थी और वो जो पुलिस था जो सैमी से मिला हुआ था उसे भी ये मैसेज फॉरवर्ड होती है। तो वो सैमी को इन्फॉर्म करने के लिए बार बार कॉल करता है, लेकिन वो तो कॉल उठा ही नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर तो अलग ही कार्यक्रम चल रहा था। सैमी पूरी तरीके से तांत्रिक गेटअप में था और मंत्र जाप कर रहा था, कोई साधना कर रहा था, जिसको उसके साथी भी देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सैमी बोलता है कि उन लड़कियों को लेकर आओ, जिस पर उसके साथी कहते हैं कि बॉस, अभी तो पंजाब वाला ट्रक आया ही नहीं है, लगता है थोड़ा लेट आएगा। तो सैमी भड़क कर कहता है कि जितना कहा जाए उतना करो। फिर वो तीनों लड़कियों को यहाँ लाते हैं और तितली भी सैमी का रूप देखकर चौंक जाती है। तभी वो तितली को पकड़ लेता है और कहता है 1000 साल पहले से जो रिचुअल अधूरा है आज वो तेरे खून से पूरा होगा। और लॉक के पास लेकर उसके सिर को रखता है और बलि देने वाला ही होता है। तभी उसका चॉपर रुक जाता है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अचानक वहां मोहित्रो आ जाते हैं और अपनी शक्ति से उसका चॉपर रोक देते हैं और कहते हैं तेरा खेल खत्म हुआ तेनिया। तो वो कहता है कि तेनिया नहीं, वज्रकेतु। फिर वो अपने साथियों को भेजता है
लेकिन मोइत्रो के आगे वो नहीं टिक पाते। फिर वज्रकेतु चॉपर से ही अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो रोक देते हैं। इतने में ही तितली कहती है कि अंकल मुझे बचा लीजिए, जिस पर मोइत्रो कहते हैं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो तितली की रक्षा करे। तितली खुद ही सक्षम है क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं थी। तो उस दिन मॉन्क ने वज्रकेतु से ये भी कहा था कि उसने जो गलत काम किया है और भगवान हेरुका का अपमान किया है, उसकी सजा स्वयं देवी वज्रवाहिनी देगी, जो मॉन्क के ही कुल में देवी का अंश जन्म लेगी, जो और कोई दिव्य शक्ति वाला इंसान ही देवी को जागृत करेगा, जो कि मोइत्रो है। और इधर मोइत्रो कहते हैं कि जागो माँ जागो, इस दुष्ट का संहार करो, आप ही ये कर सकती हो। लेकिन तितली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो डरी ही जा रही थी। इतने में वज्रकेतु उसके पास आता है और मोइत्रो उसे रोकते हैं और उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगती है, जिससे वो देखने भर से ही उसे रोक देते थे और नीचे पटक देते थे। और साथ ही साथ तितली को मोटिवेट भी कर रहे थे, देवी माँ का आवाहन कर रहे थे कि जागो माँ जागो, इस दुष्ट का अंत करो। तितली को कहते हैं कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और इस पापी को नष्ट करे, लेकिन वो तो डर रही थी। इसी बीच वो पुलिस वाला आकर मोइत्रो को शूट कर देता है। मोइत्रो घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी वो यही कह रहे थे कि जागो माँ जागो, इस दुष्ट का अंत करो। वहीं वज्रकेतु मोइत्रो को मारने आता है, ये सोचकर कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो भूल गया था कि देवी का अंश तो वहीं मौजूद है। तभी अचानक देवी जागृत हो जाती है, मोमबत्तियां भी बुझ जाती है और यहाँ वज्रकेतु चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी अचानक देवी उनके सामने आ जाती है और देवी को देखते ही वज्रकेतु उसके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर देवी अपने खड़ग से उसका अंत कर देती है। और दूसरी तरफ उनकी बहनें जो खड़ी होकर देख रही थी, वो बहुत ही स्तब्ध हो जाती है कि ये तितली को क्या हुआ। एक तरफ वहां सब देखते हैं कि तितली तेनिया की गर्दन काट रही है और उसका सर हाथ में लेकर खड़ी है, और इधर पुलिस वाला भी बहुत चौंक जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो उसको शूट करने की कोशिश करता है, तभी तितली उस पर चॉपर से अटैक कर देती है और चॉपर जाकर उसके सीने पर लगता है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। और दोस्तों, तितली तो थी देवी के रूप में, तो मोइत्रो को भी ठीक कर देती है। फिर तितली होश में आती है तो वो रोने लगती है कि ये सब मैंने कैसे किया। वहीं पर फिर पुलिस आती है और हमेशा की तरह अपने टाइम पर आती है, जब सारा कार्यक्रम निपट चुका था। टुंडो की लाशें वहीं पड़ी थी और तीनों लड़कियां चुपचाप बैठी थी। मोइत्रो मूर्ति लेकर चला जाता है और इधर लड़कियां अपने घर आ जाती है और तितली अपनी फैमिली को बताती है कि मोइत्रो ने ही तीनों की जान बचाई है। एंड मोइत्रो अपने साथ जो मूर्ति ले गए थे उन्हें रिचुअल करके वहां पे दबा दिया जाता है और अपने गुरु का दिया हुआ टास्क वो कंप्लीट करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उनका काम खत्म नहीं हुआ था, उन्हें और भी अच्छे अच्छे काम करने थे, यही उनके गुरुजी कहते हैं। सो गाइस, ये सीरीज यहीं पे एंड होती है। एंड गाइस, सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों, ये सीरीज हमें बहुत सारे मैसेजेस दे रही है। पहला कि बुराई पे अच्छाई की जीत हमेशा की तरह, और दूसरा, जो मासूम लड़कियां होती है जिसे प्यार के झांसे में गर्ल्स ट्रैफिकिंग में फंसा लिया जाता है, उन लड़कियों को अवेयर रहने की जरूरत है। सो गाइस, किसी की बातों में ना आए और सेफ रहे और खुश रहे। ओके, टाटा बाय।